नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगल बगल के आप हालात देख ही रहे हैं। अलग अलग देशों की मैं बात कर रही हूँ और बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ के जनता को भी, यहाँ के युवाओं को भी जाग जाना चाहिए। तो ये जगा कौन रहा है, किसके लिए जगा रहा है, क्यों जगा रहा है? जब आपके पास ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो व्हाट्सएप पर आए, फेसबुक पर आए, एक्स पर आए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, उसे ठोक बजाकर पहले परख लीजिएगा, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि उन दो लाइनों के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उस एक नारे के पीछे कैसे डीप स्टेट पुरजोर मेहनत कर रहा है, और इसी को आज हम आसानी से थोड़ा ब्रेक करेंगे। आप देख रहे हैं भारत में चारों तरफ, कुछ देशों में पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें परेशान करने वाली है। अब उन सारी तस्वीरों को मैं आपके सामने रखूंगी और इंटरेस्टिंगली आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये यहाँ की तस्वीर है कि वहाँ की तस्वीर है। मतलब ये बांग्लादेश की तस्वीर है कि ये नेपाल की तस्वीर है कि श्रीलंका की तस्वीर है कि ये वहाँ फ्रांस की तस्वीर है, क्योंकि सब जगह एक ही तरीके का पैटर्न काम कर रहा है। वहाँ के मुद्दे अलग हो सकते हैं, जैसे अचानक भीड़ जो है वो उग्र हो जाती है, वो उन देशों के लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला बोल देती है, उन देशों की संसद में वो भीड़ घुस जाती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों पर हमला बोल दिया जाता है। भीड़ इतनी अग्रेसिव होती है कि उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है, कानून व्यवस्था का पता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कोई डर नहीं, और एक दो दिन के अंदर ऐसी स्थिति बनती है कि सरकारों को फौरन इस्तीफा देना पड़ जाता है या हेड ऑफ द स्टेट को वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग जाना पड़ता है। स्थानीय सेना सरकार के काम को फिर अपने नियंत्रण में ले लेती है और फिर एक अस्थायी सरकार का निर्माण होता है। और ये जो अस्थायी सरकार का निर्माण होता है, इसको आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। गैर राजनीतिक व्यक्ति अचानक आता है फोरफ्रंट में और सत्ता फिर वो संभालता, उसकी सत्ता की जो चाबी है वो उसके हाथ में सौंप दी जाती है। और ये पैटर्न बीते 3-4 सालों में भारत के आसपास तो दिखाई है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल, सभी देशों में ये देखा गया है। ताज़ा मामला नेपाल का है, और सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि इस हफ्ते दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों की घटनाओं को आप देखिए। एशिया में नेपाल में पूरे सिस्टम को बदलने के लिए भीड़ सड़कों पर उतर जाती है। यूरोप में, फ्रांस में सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग कैंपेन चलाया जाता है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर उतर आते हैं। हिंसा होती है, आगजनी होती है, बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर सामने आती है जैसी नेपाल से आ रही है। नतीजा नेपाल जैसा नहीं था, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी। अब अमेरिकी महाद्वीप की तरफ आ जाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कर्क एक प्रोग्राम के दौरान वो लोगों से मुखातिब हो रहे थे। ये उनका तरीका था कि वो लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कहते हैं, जो वोकिज्म से बड़े प्रभावित होते हैं, वो कर्क के सामने आते थे और फिर बहस करते थे, गाली गलौज तक हो जाता था। मतलब स्थिति वहाँ पर ऐसी हो जाती थी कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को एकदम मल्टीप्लिकेशन के साथ बढ़ाना पड़ जाता था। ऐसा ही एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सीधा आकर गले में लगती है। 3 अलग अलग खबरें हैं, अलग अलग टाइम जोन की, अलग अलग महाद्वीपों की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये तीनों घटनाएं किसी खास पैटर्न की तरफ इशारा करती है या ये बस एक संयोग है? क्योंकि कहने वाले कह सकते हैं कि फ्रांस में तो आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है, पर क्या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और सड़कों पर 1 लाख लोगों का आ जाना सामान्य सी बात आपको लगती है?
और फ्रांस की आबादी कोई अपने देश जैसी 140 करोड़ की नहीं है कि 1 लाख लोगों का जुटना वहां पे आम बात होगी। मतलब फ्रांस की आबादी सिर्फ 6 करोड़ 85 लाख की है। फ्रांस में जो पैटर्न अपनाया गया है 1-2 दिन पहले, वैसा ही पैटर्न यहां नेपाल में भी देखा, बिल्कुल वैसा। नेपाल में कथित जेन जी आंदोलन कर रही थी, सोशल मीडिया के बैन के कारण ये हुआ। अब सवाल ये है, यह मामला कुछ और है। बीते कुछ दिनों से इस आंदोलन को कवर करते हुए देखने में ये मिला है कि जो युवा सड़कों पर थे, सोशल मीडिया पर बैन से ज्यादा वो ये कह रहे थे हम तो परिवारवाद से, नेपोटिज्म से, भ्रष्टाचार से परेशान थे, इसीलिए हम सड़कों पर आए। यानी उन 18 से 25 साल के बच्चों के दिमाग में ये बात थी कि मौजूदा शासन और प्रशासन जो है वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त है। आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं। फिर सवाल उठता है कि जो पीढ़ी सोशल मीडिया और रील्स में व्यस्त रहती है वो अचानक राजनीतिक मुद्दों पर इतना आक्रोशित कैसे हो जाती है। इसके लिए नेपाल जेन जी आंदोलन के पीछे के कुछ मुख्य किरदारों को मैं आपके सामने रखूंगी। ये मुख्य किरदार कौन है? पहला किरदार हामी नेपाल संगठन, जिसने यूथ अगेंस्ट करप्शन बैनर तले युवाओं को संगठित किया, युवाओं को आक्रोशित किया। और मामला क्या था? भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल में यह मुद्दा इतनी बड़ी क्रांति की वजह कैसे बन गया? यह मुद्दा तो दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में चर्चा का विषय है ना। सियासत और लोकतंत्र में इसे ग्लोबल प्रॉब्लम कहा जाता है। फिर नेपाल क्यों? हामी नेपाल ने जो प्रदर्शन करने वाले ये छात्र थे, मतलब 1997 से लेकर 2012 की पैदाइश, तो ये जितने भी जेन जी के लोग थे उनसे कहा कि आप ना ऐसा कीजिए, स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आइए, टाई लगा कर आइए, आई कार्ड लगा कर आइए। प्रदर्शन के दौरान हजारों बच्चे स्कूल ड्रेस, आई कार्ड, बैग के साथ सड़कों पर उतरे और जिससे साफ हो गया कि प्रदर्शन के रूप में क्या कुछ और नहीं चल रहा था। छात्रों के आक्रोश के रूप में क्या कुछ और तस्वीर उकेरने की कोशिश नहीं की गई थी। भीड़ ने चुनिंदा ठिकानों को टारगेट किया। ज्यादातर ठिकाने सत्ताधारी दलों और नेताओं के घरों के और दफ्तरों के थे। यानी प्रदर्शन थोड़ा प्लान सा लगा, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान हजारों बच्चे स्कूल ड्रेस में, आई कार्ड, बैग के साथ सड़कों पर उतरे, जिससे साफ है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आक्रोश के रूप में दिखाने की पूरी प्लानिंग थी। भीड़ जो है वो चुनिंदा ठिकानों पर टारगेट करती है, और वो चुनिंदा ठिकाने कौन से थे? जो सत्ताधारी दलों के नेता थे, पूर्व के प्रधानमंत्री थे। प्रदर्शन ऐसा था जिसमें आम लोगों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बाद में बैंक लूटने की खबरें जरूर आई, अब कौन आया, किसने ये काम किया, ये तो जांच बताएगी। लेकिन छात्र नेताओं से परेशान है, ये भूमिका बताने की पूरी वहां पर तस्वीर उकेरी गई। भीड़ के आसपास आग लगने की पूरी तैयारी थी। चुन चुनकर नेताओं के घरों को आग के हवाले किया गया। यानी छात्रों को पता था कि कौन सा घर नेताओं का है, नेताओं के रिश्तेदारों का है, और कौन सा सरकारी आवास नहीं है। अब ये जो हामी नेपाल है, इसका इतिहास आप समझिए। इस संगठन का मुखिया है सुदन गुरुङ, उम्र महज 36 साल। बीते 10 साल से नेपाल में हामी नेपाल नाम का ये एनजीओ गुरुङ चला रहे हैं। यानी अगर अभी 36 है तो 10 साल पहले 26 साल उम्र रही होगी इनकी। 26 साल के थे तभी से उन्होंने हामी नेपाल एनजीओ शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस संगठन को बीते 10 साल में करीब 20 करोड़ रुपए का फंड जो है वो मिल चुका है। इस फंड को भूकंप, बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जुटाया गया। गुरुङ पर सोशल मीडिया पर कुछ ये भी आरोप लगा कि उनको जो फंडिंग मिली है उसमें बड़ा योगदान हथियार माफियाओं का था। लेकिन उससे भी ज्यादा फंडिंग दी गई बारबरा फाउंडेशन की तरफ से। नेपाल के ग्लोबल जस्टिस नेटवर्क के डायरेक्टर है काजी ममून। उनके मुताबिक बारबरा फाउंडेशन दरअसल एक अमेरिकी समाज सेवी और लेखक थे, बारबरा एडम्स, उन्होंने बनाया है। उन्होंने इस फाउंडेशन की नींव रखी थी।
इस फाउंडेशन ने हामी नेपाल को कोविड के दौरान $10 मिलियन की मदद की। कहने वाले कह सकते हैं कि कोविड में मदद के लिए एक एनजीओ का पैसा एनजीओ को दिया गया, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ। हामी नेपाल और अमेरिकी फंडिंग का कनेक्शन क्या है? नेपाल जैसे हिमालयन देश में अमेरिकी दानकर्ता और हथियार माफियाओं को इतनी दिलचस्पी क्यों है, जबकि नेपाल बहुत ही शांति वाला देश है, भारत के साथ उसकी खुली सीमा है। नेपाल की सीमा जो हमसे लगती हुई है, वहाँ संघर्ष का कभी कोई इतिहास नहीं रहा है। एक अच्छे खासे देश को जलते हुए संसद भवन, जलती हुई सड़कें, जलती हुई पूर्व प्रधानमंत्रियों के आवास जलते हुए, होटल्स जलते हुए, आक्रोश से भरी ये भीड़ कैसे ये सब कुछ जलते हुए छोड़ देती है? इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, जो सोच और जो नेटवर्किंग चल रही है, उसी को डीप स्टेट कहा जाता है। ये वो सोच है जो पैसे के दम पर, समाज सेवा के नाम पर पूरे के पूरे देश को अराजकता में ढकेल देती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, कई किताबों में कई लेखकों ने ये बताया कि कैसे अमेरिका से संचालित डीप स्टेट पैसे के दम पर आपके देश के कथित बुद्धिजीवियों को खरीद लेता है, आपके देश के एनजीओ को पालता पोसता है, आहिस्ते से देश में अराजकता की नींव डालता है, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, कभी बेरोजगारी के नाम पर, कभी परिवारवाद के नाम पर, कभी बोलने की आज़ादी के नाम पर, कभी कथित चुनावी भ्रष्टाचार के नाम पर। नेपाल हो कि बांग्लादेश, इसी डीप स्टेट ने धीरे धीरे आक्रोश को पनपाया, धीरे धीरे, और उसके बाद आग के हवाले कर दिया पूरा का पूरा मुल्क। पूरी प्लानिंग के तहत युवाओं को उकसाया गया, और जब तक युवा समझ पाते कि वो किसके हाथों में खेल रहे हैं, अपने ही देश को उनके हाथों बर्बाद करवा दिया। और ये सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की कहानी नहीं है, ये कहानी सीरिया की भी है, ये कहानी इराक की भी है, ये कहानी अरब क्रांति झेल चुके देशों की भी, और यही कहानी कभी यूक्रेन, जॉर्जिया, किर्गिस्तान की भी रही है। इसे लेकर जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार पवनीत सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों में डीप स्टेट सरकार गिरा देती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देशों में ये डीप स्टेट के बस की बात नहीं है कि सरकार गिरा दे। तो वो क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ आंदोलन करवाते हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीप स्टेट को किसी देश में रेजीम चेंज से क्या फायदा मिलेगा? वो उन सरकारों से किसी तरह का कोई सौदा भी तो कर सकती है, उन सरकारों को खरीदा भी तो जा सकता है। वही सरकारें जिनके खिलाफ ये लोग आंदोलन करते हैं, किसी तरह की कोई डील हो सकती है ना? ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। तो जवाब ये है कि जो सरकारें इन डीप स्टेट के सामने झुक जाती है, उनके दबाव में झुक जाती हैं, मतलब जो प्रेशर वो बना रहे हैं उसी प्रेशर में कानून बनने लग जाते हैं, तो फिर मामला सुलझ जाता है। लेकिन जो नहीं झुकती है उसका अंजाम आप देख ही रहे हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि रिजीम चेंज का एक और फायदा होता है, मतलब रिजीम नहीं चेंज होगी और बात मान ली जाएगी तो भी ठीक है, लेकिन रिजीम चेंज नहीं होगी तो इसका और डबल फायदा होगा इस डीप स्टेट को। क्या? संघर्ष की स्थिति में हथियारों की मांग बढ़ जाती है। स्ट्रगल जब होता है तो हथियार आपको ज़रूरी पड़ जाते हैं, और हथियारों का व्यापार इसके केंद्र बिंदु के तौर पर देखा जाए, वो इसके सेंटर में है। और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, दुनिया में डिफेंस मार्केट का जो 40% शेयर है वो अमेरिका का है। तो जब देश में संघर्ष होगा तो हथियार बिकेंगे, हथियार बिकेंगे तो जिनसे खरीदा जाएगा उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और अगर सरकार शांतिपूर्वक गिर जाती है तो देश के पूरे सिस्टम पर उस डीप स्टेट का कब्जा हो जाएगा जिसने सरकार गिराने में निवेश किया था, और फिर उसके हिसाब से काम होगा, उसके हिसाब से कानून बनेंगे। असल में ये वो व्यापार है जिसमें पूरे के पूरे देश का सौदा हो जाता है। यूएसएसआर के विघटन के बाद अमेरिकी डीप स्टेट को सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाने लगा। कुछ साल पहले अमेरिका के एनएसए ऑफिस में प्रभाव रखने वाले एडवर्ड स्नोडेन, उन्होंने ये खुलासा किया था कि कैसे अमेरिका के एनएसए एशिया और अफ्रीका जैसे डेवलपिंग नेशंस में निगरानी करते हैं और उसे अपने फायदे के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं।
अलग सरकारें उनके हिसाब अगर सरकारें उनके हिसाब से नहीं चलती है तो उसे कभी आंदोलन के माध्यम से तो कभी आर्थिक झटके देकर डराने की कोशिश किया जाता है, जर्क दिया जाता है। आखिरी रास्ता होता है सत्ता का परिवर्तन। और नेपाल के उदाहरण में संदिग्ध सिर्फ हम ही नेपाल नाम का एनजीओ नहीं है। इस आंदोलन का दूसरा बड़ा चेहरा है बालेन्द्र शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से भी जानते हैं। नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में वो दिखते हैं। कभी छतों पर रैप बैटल करते हैं, कभी म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। उनके गानों में गरीबी, पिछड़ापन, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते हैं। इन रैप में वो अक्सर नेताओं की बेइज्जती करते हैं। लेकिन तब लोग चौंक गए जब बालेन ने मई 2022 में काठमांडू से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 33 साल के बालेन ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव हरा दिया। वह निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले शख्स बने। अब एक लोकतांत्रिक सिस्टम में ऐसा होता रहता है। जनता जब परिवर्तन का मूड बनाती है तो सबसे अलग एक फैसला निकल कर आता है और सबसे अलग को वो चुनती है। लेकिन इस छोटी सी प्रक्रिया में अमेरिका की दिलचस्पी कई सवालों को जन्म देती है। काठमांडू के मेयर चुनाव के नतीजों को अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में जगह मिलती है, और वो भी प्रोफाइल स्टोरी के तौर पर। बालेन की जीत को नेपाल में बालेन इफेक्ट कहा गया। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में डाला। यह सब तब हो रहा था जब नेपाल की सत्ता में कम्युनिस्ट सरकारों का कब्जा था, जो चीन के करीब थे। यानी एक तरफ एनजीओ के माध्यम से नाराजगी पैदा की गई, दूसरी तरफ एक ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई जो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड का था ही नहीं। डीप स्टेट को अगर आपको करीब से समझना है तो उन लोगों को जानिए, बूझिए, उनको पढ़िए जो ये बताते हैं कि यही वो पैटर्न है जिसे रिजीम चेंज के लिए अपनाया जाता है। अब सवाल ये कि क्या नेपाल भी उस डीप स्टेट का शिकार हो गया जिसने इससे पहले दर्जनों देशों में कभी कलर रेवोल्यूशन, कभी अरब स्प्रिंग के जरिए सत्ता परिवर्तन का सफल अभियान चलाया था? और क्या अब हमारे देश में जो लोग युवाओं को ये कहकर भड़का रहे हैं कि देखिए नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं ने जो कर दिखाया है वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप बुज़दिल हैं, वो सब के सब उसी डीप स्टेट के हाथों में क्या खेल रहे हैं? क्योंकि बीते कुछ सालों में हमारे देश में भी आंदोलन के जरिए कई बार अराजकता की कोशिश की गई। हालांकि सरकारों के दूरदर्शी सोच ने शायद उस वक्त डीप स्टेट की इस सोच को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि जब लाल किले पर आंदोलन की तस्वीरें सामने आ रही थी तब एक गोली शायद बांग्लादेश और नेपाल जैसी कहानी को यहाँ चरितार्थ कर सकती थी। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे लोग अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि डीप स्टेट के काम करने के तरीके को समझने लगे हैं, और इसीलिए भारत में इनकी साजिशें कामयाब नहीं हो पाती है। तो खींच में कोई आपको ललकारता हुआ दिखता है, कोई आपको कायर कहता हुआ दिखता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारा संविधान इतना ताकतवर है कि हमें किसी क्रांति से सरकारें बदलने की अब ज़रूरत नहीं। हमारे पास वो ताकत है कि बड़ी शांति से हम अपना आदेश सुना सकते हैं। इसीलिए भारत में आप बार बार ये डीप स्टेट फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र जीतता है, हर 5 साल में जीतता है, हर चुनाव में जीतता है। और इसीलिए अगर आपसे अगली बार कोई ये कहे कि यहाँ भी उस स्थिति की गुंजाइश है और आपको बाहर आना चाहिए, तो पता कीजिएगा ये कहने वाला कौन है और कहलवाने वाला कौन है। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।